नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इथेरियम के बारे में। आखिर ये इथेरियम है क्या? क्या ये सिर्फ हाइप है या सच में इसका कोई यूज़ केस है? और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक मैं होप करता हूँ आपको ये इथेरियम जो है ये पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। तो इथेरियम को समझने से पहले मैं यहाँ पर क्विक रिकैप करना चाहूँगा बिटकॉइन का। अब वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन के आइडिया से ही यहाँ पर इथेरियम का डेवलपमेंट हुआ है। तो होता क्या है कि जो विटालिक बुटेरिन है यहाँ पर, जिनकी आप फोटो देख सकते हो, वो यहाँ पर बिटकॉइन एंथुजियास्ट थे एंड वो यहाँ पर बिटकॉइन से काफ़ी फॉन्ड थे। तो उन्होंने सोचा यार कि जैसे कि बिटकॉइन यहाँ पर ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर करता है ब्लॉकचेन में, क्यों ना हम एक ऐसा कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर पाएँ और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी कर पाएँ। इसका मतलब ये है, इनका यहाँ पर विज़न था एक ऐसा कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म बनाने का जहाँ पर आप डेटा और प्रोग्राम को रन कर सकें विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन। इसका मतलब ये था कि जो ये सोच रहे थे वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होने वाला था और वो जो है यहाँ पर रोबोट सिस्टम होने वाला था जिसको ना तो कभी हैक किया जा सकता था और ना ही चेंज किया जा सकता था। यानी कि ये कोशिश कर रहे थे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बना सको एक डिसेंट्रलाइज वे में। अगर आपको ये डिसेंट्रलाइज टर्म नहीं समझ आ रही है तो आई एम श्योर आपने हमारी बिटकॉइन वाली वीडियो नहीं देखी है। तो पहले आप जाके हमारी बिटकॉइन वाली वीडियो देखिए, तब जाके आपको इथेरियम समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्विक रिकैप बिटकॉइन का कि बिटकॉइन में जैसे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर सेव्ड होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर और फिर उसका यूज़ करके यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में होती है, दूसरे पार्टी पर जाती है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इसी तरीके से इथेरियम में जो है डेटा रन होता है इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। तो अब बात करते हैं कि इथेरियम क्या है। तो देखो, बिटकॉइन जो है एक कंसेंसस स्टेट मशीन है जहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं लेजर के अंदर इन अ इम्यूटेबल वे, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही हैक किया जा सकता है, जो कि डिसेंट्रलाइज वे है एक तरह से पेमेंट और ट्रांजैक्शंस करने का, जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ पर डिफ्लेशनरी बन जाता है एंड यहाँ पर बन जाता है एक तरह से डिजिटल गोल्ड। ओके, सो सेम लाइक यहाँ पर बिटकॉइन के जैसा ही यहाँ पर इथेरियम को बनाने की कोशिश की गई कि जैसे इथेरियम ट्रांजैक्शन स्टोर करता है, हम इथेरियम बनाएंगे जिसमें यहाँ पर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा एग्जीक्यूट होगा, डेटा स्टोर होगा। अब देखो, आज की डेट में हमारा कंप्लीट इंटरनेट डेटा से भरा हुआ है, बट एक सेंट्रलाइज मैनर में, यानी कि हमारे डेटा का जो एक्सेस है, जो कंट्रोल है, वो कुछ कंपनीज के हाथ में है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है जब हमारे जब बात आती है हमारे डेटा की प्राइवेसी की। तो इथेरियम एक ऐसा जाइंट कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़र्स हर तरह की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, तो हमारा जो अभी का इंटरनेट है उसमें सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है मैक्सिमम, जैसे कि हम सारे डेली उसमें एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जिसमें सोशल मीडिया आता है, काफ़ी अदर ऐप्स आती हैं। तो ऐसे ही एक तरीका यहाँ पर निकाला जिससे हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना पाएँ, जहाँ पर जो एप्लीकेशन का कंट्रोल है और जो हमारा डेटा उस एप्लीकेशन के ऊपर होगा उसका एक्सेस और उसका कंट्रोल सिर्फ एक पार्टी के हाथ में ना हो, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डेटा एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाला था, तो ना तो वहाँ पर कोई हैक वाली दिक्कत थी और ना ही यहाँ पर पॉइंट ऑफ फेलियर था कोई। तो इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या हो सकता है? इसके ऊपर आप NFTs क्रिएट कर सकते हो, नॉन फंजेबल टोकन्स जिनको बोला जाता है, जिनको एक तरह से आप आसान भाषा में डिजिटल आर्ट भी बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली यूनिक होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर, एग्रीमेंट्स और रूल्स, जैसे कि हमारा आज की डेट में प्रोग्राम होते हैं वैसे यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड ये सारा जो डेटा है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर आप सेव कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो इथेरियम को बनाने का एक इंटेंट था वो था एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए, एक प्रोटोकॉल जो कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सके। अब बात करते हैं वाई इथेरियम। तो वाई इथेरियम क्यों? क्योंकि अभी के करंट इंटरनेट पे हमारा जो डेटा है वो कुछ कंपनियां यहाँ पर
कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आप अपने सामने दो फोटोज़ देख सकते हो। तो जो पहली फ़ोटो है ये एक सेंट्रलाइज सर्वर की है और ये है डिसेंट्रलाइज। तो ये जो पहली फ़ोटो है ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की है और ये जो सेकंड फ़ोटो है ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की है। तो हमारे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में जो कि करंट में हमारा है जो वेब 2 में यहाँ पर होता है, वेब 2 वेब 3 क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो वेब 2 है उसमें हमारा सपोज़ करिए हम कोई ऐप चला रहे हैं जिसका यहाँ पर सर्वर है। अब सर्वर का एक्सेस किसके पास होगा? ऑब्वियसली उस कंपनी के ओनर के पास, ठीक है, और उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के पास। अब हमने यहाँ पर हम है क्लाइंट, हम यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू अपना जो अकाउंट है और जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारा डेटा जो है स्टोर हो रहा है उनके सर्वर में जाके, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्वर है, ठीक है। तो हम जो है अपना डेटा यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सर्वर में सेव कर रहे हैं। इसको यहाँ पे बोला जाता है ट्रस्ट बेस्ड मॉडल, यानी कि हमें किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है, भरोसा करना पड़ रहा है कि वो अपने हमारे डेटा का ख्याल रखेंगे। पर क्यों ना कोई ऐसा जरिया हो जिसका यूज़ करके जो डेटा है वो हमारे ही हाथ में रहे और जो डेटा है उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहे। हम इन थर्ड पार्टीज़ की ऐप तो यूज़ कर रहे हो बट ना तो ये हमारा डेटा देख पाएँ और ना ही उसको यूज़ कर पाएँ और ना ही उसको कंट्रोल कर पाएँ और ना ही उसको चेंज कर पाएँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है हमारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, जो कि इथेरियम करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कोई बीच में सर्वर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो सपोज करो जो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनेंगे इथेरियम के ऊपर वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी कि उनका एक्सेस इन यूज़र्स के हाथ में ही होगा जो यहाँ पर यूज़र्स हैं, और जो हमारा डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होगा। अब बात आती है कि जो हमारा डेटा है वो एक्चुअली स्टोर तो हो रहा है बट उसको यहाँ पर वेरीफाई कौन कर रहा है? उस डेटा को, उस डेटा की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक हो रही है? तो वो करते हैं यहाँ पर इथेरियम के माइनर्स। अब इथेरियम पहले तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, जहाँ पर आपको माइनिंग करनी होती थी और नोड्स रन करनी पड़ती थी डेटा को वेरीफाई करने के लिए और ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पर जब मैं ट्रांजैक्शन वर्ड यूज़ करूँगा तो यहाँ पर समझ लेना डेटा की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी ऐप्स डल रही हैं उनकी वेरिफिकेशन, उनका एग्जीक्यूशन, ये सारा पहले नोड्स करते थे। अब नोड कौन होते हैं? नोड कोई भी एक इंसान हो सकता है जो कि यहाँ पर अपने कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पर वेरीफाई वगैरह कर सकता है, सेम लाइक बिटकॉइन, जैसे माइनर्स होते हैं बिटकॉइन में। तो वैसे यहाँ पर नोड रनर्स होते हैं, ये दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है। आप लोग भी, हम लोग, आम लोग, कोई भी हैं जो वो सारे यहाँ पर एक अपने सिंपल से कंप्यूटर के थ्रू नोड रन कर सकते हैं। फिर से वही बात आ गई, डिसेंट्रलाइज्ड वे है, किसी एक का हक नहीं है, सबका हक है। तो ये बात हो गई डिसेंट्रलाइज्ड वे की। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो अब हम बात करेंगे कि इथेरियम क्या कर सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखो इथेरियम के ऊपर आप बात कर लिया हमने, डैप्स बना सकते हो, एनएफटीज बना सकते हो, गेम्स लॉन्च कर सकते हो। अब जैसे गेम्स की बात करूँ तो हमारा जो गेम्स होता है ना, जैसे हम काफ़ी गेम्स हैं जिनका डेटा सर्वर के ऊपर ऑन होता है, सर्वर के ऊपर सेव होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें बिना बताए जो गेम के ओनर्स हैं वो हमारे अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, यानी कि जितनी भी हमने यहाँ पर मेहनत करी थी, जितने भी हमने लेवल्स क्रॉस करे थे या गेम में प्रोग्रेस करी थी, वो सारी एक ही झटके में लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में, यानी कि थर्ड पार्टी के हाथ में। तो ऐसा ना होते हुए अगर सोचो हमारे गेम के जो अकाउंट्स हैं जितने भी और जितना भी हमारा प्रोग्रेस हो रखे गेम के, वो हमारे ही कंट्रोल में हो, उसको जो गेम बनाने वाले हैं वो भी यहाँ पर चेंज और डिलीट ना कर पाएँ। तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल इथेरियम प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं जिनमें यहाँ पर एक तरह से एक प्रोग्राम लिख दिया जाता है और उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसको ना तो कभी कोई हैक कर सकता है और ना ही चेंज कर सकता है। यहाँ पर आप कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि ऑथेंटिक होगा। कैसा भी डेटा हो सकता है, जो आजकल जो डेटा सेंट्रलाइज सर्वर में सेव हो रहा है वो डेटा आप इमेजिन कर लो, सब कुछ आप यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर सेव कर सकते हो। उसके फ़ायदे क्या है? एक तो ना तो कभी हैक होगा, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर सेव्ड हुआ हुआ डेटा
हर एक नोड रनर के पास होता है, कॉपी होती है उसकी, तो अनहैकेबल होता है, अनचेंजेबल होता है और रोबस्ट सिस्टम होता है, प्राइवेसी होती है और सेफ तरीका होता है डेटा सेव करने का ऑन द ब्लॉकचेन। तो अब इस विज़न के साथ जो इथेरियम है वो आगे बढ़ रहा है और अब ये कोशिश कर रहा है यहाँ पर वेब 2.0 से वेब 3.0 पर जाने की, यानी कि जो हमारा करंट अभी के टाइम में इंटरनेट है जो हम यूज़ करते हैं उसमें सारी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म वेब 2.0 के अंदर आते हैं जिनके सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन मेडिएटेड रेंट सीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, थर्ड पार्टी इन सारी ऐप्स को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। अब ऐसा ना होते हुए हम जा रहे हैं वेब 3 पे, जो कि इथेरियम का विज़न है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ऐसा इंटरनेट बनाया जाए जहाँ पर डिसेंट्रलाइज वे से सारी ऐप्स रन करें और जो यूज़र्स हैं उनका कंट्रोल, उनके डेटा का कंट्रोल, उनके अकाउंट का कंट्रोल, उनकी एप्लीकेशन का कंट्रोल यूज़र्स के हाथ में ही हो। ऐसा इंटरनेट बनाने की कोशिश की जा रही है इथेरियम के थ्रू। तो आई एम श्योर मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ इथेरियम एक आसान भाषा में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इथेरियम की करेंसी की है, जो कि है ईथर। अब आई एम श्योर आपने इथेरियम की करेंसी ईथर का नाम सुना होगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड भी होती है। उसका क्या यूज़ केस है इथेरियम में? तो देखो, जो मैंने यहाँ पर बात करी थी ना नोड्स रनर्स की, तो जो नोड जो पार्टिसिपेट करना होता है वो यहाँ पर करना होता है प्रूफ ऑफ स्टेक में अपने ईथ स्टेक करके, यानी कि आप ईथ लो और उनको स्टेक करो, तब आप यहाँ पर पार्ट बन सकते हो प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम ब्लॉकचेन का, जहाँ पर आप फिर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर पाओगे, उनको रन कर पाओगे जैसे कि बिटकॉइन में माइनर्स करते हैं। और इस इथेरियम का यूज़ भी होता है एज अ गवर्नेंस। तो जब बात गवर्नेंस की आती है, कुछ डिसीजन लेने की आती है, तो कोई सिंगल या थर्ड पार्टी नहीं लेती। जितने भी इथेरियम के यूज़र्स हैं वो सारे यहाँ पर अपने इथेरियम के थ्रू, ईथर के थ्रू अपनी वोटिंग पावर दिखा सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। और यहाँ पर स्टेक भी किया जाता है इथेरियम को, इथेरियम की ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। तो इथेरियम की करेंसी के ये कुछ यूज़ केसेस थे। दोस्तों आई एम श्योर मैं आपको यहाँ पर इथेरियम बिल्कुल आसान भाषा में समझा पाया होगा। और इसी के साथ हमारी इथेरियम की आज की वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।